नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्रहित। आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों की और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली। सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों का 1 जुलाई से वेतन बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है ये। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार एक बड़ा तोहफा देने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है और सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों का 1 जुलाई से वेतन बढ़ने वाला है। ये एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया जा रहा है केंद्र की तरफ से। मोदी कैबिनेट में जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 4% इजाफे को मंजूरी दी है और अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38% हो गया है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, मतलब कि जुलाई से ही केंद्रीय कर्मचारियों को 38% डीए का फायदा मिलने वाला है। इसके लिए 2 महीने जुलाई और अगस्त का डीए एरियर भी दिया जाएगा। इससे पहले सरकार मार्च 2022 को में डीए में इजाफे की मंजूरी दी गई थी, जिसे 1 जनवरी से लागू कर दिया गया था। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई से लागू होता है। हालांकि इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आखिर में होता है। पेंशनर्स के लिए भी ये बड़ी महंगाई राहत वाली बात है कि 7th पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी महंगाई राहत बढ़ने का फायदा मिलेगा। केंद्रीय पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में हुए इजाफे में जितना फायदा मिलता है, उनके लिए भी महंगाई राहत में 4% का इजाफा हुआ है। अब पेंशनर्स को भी 38% की दर से पेंशन मिलेगी। अगर किसी की पेंशन 20,000 रुपए है तो 4% के हिसाब से महीने में उनके 800 रुपए बढ़ जाएंगे। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन आपको बता दें कि कैसे होता है। डीओ कैलकुलेट कैसे होगा, डीए कैलकुलेट कैसे होगा, इसे कैसे तय किया जाएगा। महंगाई भत्ता 4% बढ़ना है तो इसे मूल सैलरी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो 4% के हिसाब से महीने में उसके 800 रुपए बढ़ेंगे। 9 महीने में ये दूसरी बार है जब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। इस साल अभी तक 7% की वृद्धि महंगाई भत्ते में हुई है। साल 2021 के अंत में जो महंगाई भत्ता 31% था वो बढ़कर 38% हो गया है। रेलवे का जहां एक तरफ निजीकरण हो रहा है, वहीं कैबिनेट ने बोनस देने की घोषणा कर उन्हें खुश करने की कोशिश करी है। अब राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार है, लेकिन असंगठित क्षेत्र मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अभी भी 366 रुपए प्रतिदिन होना प्रस्तावित है। महंगाई चौतरफा मार कर रही है और मजदूरों के लिए जो मजदूरी प्रस्तावित है वो डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं है। सरकार इन पर भी ध्यान दे और वो लोग भी जो मजदूरों की राजनीति करते हैं, जहां एक और विपक्ष कहता है कि ये सरकार कॉर्पोरेट की समर्थक है और आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि अग्निवीर के फॉर्मेट पर अन्य सरकारी कर्मचारियों की नौकरी उसी फॉर्मेट पर हो जाए। लेकिन यहाँ तो सरकारी कर्मचारियों ने को तोहफा दे दिया है कैबिनेट ने। अब विपक्ष क्या बोलेगा, ये बड़ा सवाल है। भारतीय मजदूर संगठन के दत्तोपंत ठेंगड़ी हमेशा मजदूरों की मजदूरी की लड़ाई लड़ते रहे और चले गए, लेकिन इतिहास गवाह रहा कि जब जब उनकी पार्टी आई तो सत्ता में असंगठित मजदूरों का भला नहीं हुआ और ये जो उपहार मिला है ये लोकसभा चुनाव और 11 राज्यों में चुनाव की बुनियाद बनाई जा रही है। ये एक ईंट जोड़कर बनाई जा रही है और ये साफ दिख रहा है एक समझदार पार्टी यही करती आई है। पूर्व में रही सरकारों ने भी यही किया है। केंद्र ने जब महंगाई भत्ता बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर भी इसका दबाव पड़ता है। अब राज्य सरकारों पर जब इसका दबाव पड़ेगा तो जो राज्य कर्मचारी हैं उनका भी भत्ता बढ़ाया जाएगा और संभावित है कि वो भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं उनका क्या होगा, जो जिनको डेली रुपए मिलता है उनका क्या होगा, ये डेली मजदूर जो दिहाड़ी करके कमाते हैं इनका क्या होगा। हमारी चर्चा इसी पर करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे कि केंद्र के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये महंगाई भत्ता मिल रहा है। 9 महीने में दूसरी बार ये भत्ता बढ़ा दिया गया है, करीब 38% कर दिया गया है। और राज्य कर्मचारियों को का भी भत्ता बढ़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने किया है तो राज्य सरकारों पर ये एक प्रेशर होता है जो पड़ेगा ही पड़ेगा और राज्य कर्मचारियों को भी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन असंगठित मजदूरों का क्या होगा, उनके भले की बात कौन करेगा, उनके भत्ते की बात कौन करेगा, उनको भत्ता कब दिया जाएगा। 366 रुपए मिलते हैं उनको,
366 रुपए की अगर हम बात करें तो क्या ये 366 रुपए काफी होते हैं? आप खुद सोचिए कि क्या 366 रुपए में आज की इस बढ़ती महंगाई में किसी का भला हो सकता है? और मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा ना। लेकिन इन मजदूरों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इन मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सैलरी बढ़ने का इंतजार कर्मचारी इतने टाइम से कर रहे थे, केंद्रीय कर्मचारी कर रहे थे और उनको तो भत्ता मिल गया। और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है और उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। भूपेश अवस्थी जी भाजपा प्रदेश संयोजक श्रम प्रकोष्ठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमील शमशी जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्व जायसवाल ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र यादव जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं अपूर्व आपसे करूंगी। केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़ गया है और कहीं ना कहीं अब ये बात कही जा रही है कि राज्य कर्मचारियों का भी भत्ता बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र जब भत्ता बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है कि राज्य पर इसका प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, उसके बाद राज्य कर्मचारियों का भी भत्ता बढ़ाया जाएगा। लेकिन असंगठित जो मजदूर हैं उनके बारे में कौन बात करेगा? फिलहाल क्या कुछ कहना है? अनम्यूट करें खुद को अपूर्व। अनम्यूट करो इसको। आप जी अपूर्व जी, अभी तक केंद्रीय जो कर्मचारी हैं 48 लाख ऐसे कर्मचारियों को ये सौगात तो दे दी है सरकार ने। 4% की डीए में वृद्धि कर दी है, भत्ता बढ़ गया उनका। लेकिन आपने जो बात कही है उसका सीधे तौर पर असंगठित जो मजदूर हैं उनके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा सका है। आप डीए बढ़ने की बात करते हैं तो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिल जाता है। इवन पेंशनर्स जो हैं, करीब 64 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार में इसका अब आगे इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ में असंगठित जो मजदूर हैं उनके विषय में अभी तक कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई गई। ऐसे कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं करी गई है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अक्सर सवाल भी उठते रहे हैं, विपक्ष भी इस बात को उठाता रहा है, और लेकिन अभी तक इसको पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है, ना ही इस पर कोई ठोस नतीजा लाया जा सका है। बिल्कुल अपूर्व। हमारे साथ भूपेश अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, आपसे जानना चाहूंगे मैं, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं उनका क्या होगा? 366 रुपए में किसी का क्या भला होता है? असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने अभी एक योजना लाई थी असंगठित क्षेत्र के लिए। आपने गौर किया होगा कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए 5 लाख का बीमा दिया गया था और उनका ई कार्ड बनवाया गया था, ई पंजीयन कार्ड बनवाया गया था, जिसके माध्यम से उनको 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और बीमा का लाभ दिया गया था। केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है बराबर, और कैसे उनको लाभ कोई निर्णय सरकार करेगी और उस पर जो मिल रहा है निश्चित रूप से भत्ता कम है, उस भत्ते को बढ़ाए जाने के लिए सरकार बराबर तेजी से काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी शीघ्र इसके परिणाम भी आपको दिखाई देंगे, बहुत जल्दी परिणाम आएंगे। अभी उन्होंने 5 लाख का जो बीमा दिया है असंगठित क्षेत्र के लिए, निश्चित रूप से एक बड़ा राहत है, उससे बहुत बड़ी राहत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिली है और आगे भी इस तरह की योजना सरकार लाने पर का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर अमील शमशी जी भाजपा प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ महेंद्र यादव जी जो कि नॉर्थ रेलवे में मंत्री, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। उससे पहले एक दर्शक प्रेम चंडीगढ़ हमारे साथ जुड़ के कहना चाहते हैं आप। प्रेम जी, आवाज आ रही है आपको? एक बार मैंने आपके या किसी के चैनल पर सुना था कि एक बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। देखिए माननीय लोगों के भत्ते कितने बढ़ रहे हैं। अभी यूपी में जब उन्होंने एक दिन के लिए वहाँ पे महिला सांसदों को
बोलने का मौका दिया, उस दिन बोले कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी वहाँ कर दिया जाएगा। तो माननीय लोग जितने हैं वो तो अपना भत्ता बढ़ा रहे हैं या अपनी जो सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं। अब रेलवे कर्मचारियों का भावनात्मक से जुड़े हुए हैं हमारे पीएम साहब, आज उन्होंने 10,000 करोड़ का वो कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गरीब जनता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार तो बोल रही है कि हम, मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, गरीबों को दे रहा हूँ 80 करोड़ जनता को। तो मजदूर कहाँ से आ गए? मजदूर गरीबों की श्रेणी में आ रहे हैं, उनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में सिलेंडर दिए जा रहे हैं, मुफ्त में वो दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि माननीय लोग जो ये बोल रहे हैं कि हम देश की सेवा मुफ्त में कर रहे हैं, हमें कोई देश पे शासन करने का वो नहीं है, तो ये क्यों सैलरी लेते हैं, ये क्यों पेंशन लेते हैं, ये मुफ्त में सरकार से क्यों और सहूलियत लेते हैं? इनको अपना पेंशन छोड़ देना चाहिए, इनको अपनी सैलरी छोड़ देनी चाहिए, देश की सेवा करने के लिए एक जज्बा करना चाहिए कि हम देश की मुफ्त में सेवा करते हैं, हम एक पैसा देश से नहीं लेंगे। सबसे पहले ये धारणा तो मोदी जी को करनी चाहिए कि मैं देश का कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, वो पीएम है, जितने पीएम के नियम होते हैं उतने हम सरकार से देंगे, उसके अलावा इनको कुछ नहीं दीजिए। एक देखिए मैम, एक उद्घाटन और शिलान्यास में 100 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। आज यूपी में वो सब छात्र बैठे हुए हैं। आज इन्होंने लता मंगेशकर जी के लिए बता दिया 70 जी की आदमी है, और छात्र वहाँ बर्बाद हो रहे हैं कि उनकी फीस बढ़ा दी गई। 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए दे सकते हैं वो अनुदान उस यूनिवर्सिटी को चलाना हो तो। इनको अगर शिक्षा बच्चों को देनी हो, गरीबों को देना हो कुछ, तो गरीबों को देने के नाम पर कुछ नहीं है, खाली वोट पाने के लिए नाम है। तो आज कह देंगे कि आप असंगठित मजदूरों के लिए कुछ नहीं है मैम, ये अपनी अपनी रफड़ी, अपना अपना राज है। एक कोई भी विपक्ष हो पक्ष हो, सबके लिए मैं बोलता हूँ। आज देखिए जो भी मंत्री है, आज मैं बोलता हूँ कि कई बार पीएम साहब अपनी गरीबी का उजागर करते हैं। आज वो कुछ गरीबी से निकल के कहाँ पहुँच गए हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं पहले क्या था और मैं कब क्या हूँ। क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं तो उनको देश दे रहा है, सरकार दे रही है, वो अपनी मेहनत के लिए उस चीज के लिए लायक है, ठीक है। लेकिन अगर वो सोचे कि आज जीवन भर मेरे को सरकार दे, इससे उनको तिलांजलि देनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि मैं आप देश से कुछ नहीं लूंगा, मैं जब रिटायर हो जाऊँ, जब मैं तो सेवा कर रहा हूँ। और उनको खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घूमना फिरना सब तो मिल रहा है ना, सारे मंत्रियों को मिल रहा है, सारे माननीय लोगों को मिल रहा है। मजदूरों पर कौन ठेका लेता है? कहाँ सड़कों में गंदगियों में पड़े हैं आज, कहाँ उनकी रक्षा की जा रही है? आज केंद्रीय ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनका डीए बढ़ा दिया गया 4%, तो उससे मेरा कोई ऑब्जेक्शन है, बढ़ाइए आप। लेकिन देश में बढ़ाते हैं तो और भी तो आदमी है, खाली आप अपने जो आदमी है उनका बढ़ा रहे हैं तो अपना भी बढ़वा रहे हैं, लेकिन नीचे वालों को तो देख ही नहीं रहे हैं। उनको बोल रहे हैं भीख में दे रहे हैं हम। अरे भीख क्यों दे रहे हैं? हमारी जनता भीखमंगी नहीं है, उनको काम के लायक बनाइए। आप बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए, अस्पतालों को अच्छा करिए। खाली भाषण देने से नहीं होता है, उड़नों से नहीं होता है। आप जाके लाख लाख आदमियों की मीटिंगें करते हैं, उसमें देखिए कितने खर्चे होते हैं। उस खर्चे को बचाइए, उस खर्चे को बचा के यूपी में ही अभी देखिए 15 दिन से स्ट्राइक चल रही है बच्चों की, जाके दीजिए वहाँ पे। आज बोल दिया कि लता मंगेशकर जी अगर सरस्वती जी की आती है तो क्या वो बच्चे क्या है? अगर गरीब बच्चे हैं उनको 100 करोड़ रुपया उसको अनुदान दे दीजिए आप यूनिवर्सिटी को। आज देखिए वो यूनिवर्सिटी कब तक आपके खून गाएगी। अगर आपको सब काम एक ही चीज के लिए करना है तो चारों तरफ ध्यान दीजिए, आप खाली एक पार्टी के पीछे बिल्कुल नहीं प्रेम जी, है। इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है कि राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारियों को तो भत्ता मिल रहा है, इन मजदूरों का क्या? और शायद यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यदि इस मुद्दे से जुड़ा आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। लगातार हम इसी पर बात कर रहे हैं कि जो केंद्र कर्मचारी हैं उनका तो यहाँ पर महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, 9 महीने में दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि राज्यों पर भी दबाव पड़ेगा और ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं उनके बारे में कौन बात करेगा? अमीर शमशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीर शमशी जी, आपने यहाँ पर एक दर्शक को भी सुना और कहीं ना कहीं सभी ये जानना चाहते हैं कि केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनका तो भत्ता आपने बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया गया है, राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये जो असंगठित मजदूर हैं इनके बारे में कौन बात करेगा, इनके बारे में कौन सोचेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, अभी जो हमारे आपके दर्शक जो इस बात में अपनी बात रख रहे थे, मैं उनकी बात का भी जवाब देते हुए आपकी भी बात का उत्तर देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, देश की सरकार, वो सभी वर्गों के लिए, सभी क्लास के लिए, हर श्रेणी के लोगों के लिए बराबर से सोच रही है, सबके लिए बराबर से काम कर रही है। और यही इसका प्रमाण है कि आज आप देखिए कि जो जो बातें, जो जो काम बहुत लंबे समय से
लंबित थे, जो बहुत काफी समय से पेंडिंग थे, वो तमाम काम जो है वो जनता के सामने आ रहे हैं, हो रहा है। जैसे आज की हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पे हमारी डिबेट हो रही है, इस डिबेट में कभी यही है कि भाई जो डीए में वृद्धि की गई है उस संबंध में, ये खुद भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा लंबित काम था। बहुत लंबे समय से सभी लोग इसकी बात करते थे, सब कहते थे, लेकिन कर कोई नहीं पाता था। और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको करके दिखाया, जिसमें लाखों की तादाद में केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि जो असंगठित मजदूर हैं इनके लिए क्या करा जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों के लिए बराबर से सोचती है, सभी वर्गों के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। ये तमाम मसले जो छोटे छोटे, जो और भी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उन तमाम मुद्दों को हल करना भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उनको सबको हल करा जाएगा। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना हो गई, वो भी हमारे असंगठित वर्ग के लिए ही है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उन वर्गों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम करना बाकी है। देखिए, 70 साल इस देश को नुकसान पहुंचाया गया है, और अब जो सरकार आई है, पिछले आप 8 साल 8.5 साल से देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार आई है, वह सरकार जो है वो अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, इसी तरह से और लंबे 2014 से अब तक आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब से आई है, तब से सभी वर्ग के सारे कामों को गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है, उन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उनका निस्तारण किया जा रहा है। तो इससे जनता में भी एक विश्वास पैदा हो रहा है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हो गए हैं, बहुत सारे काम होने बाकी हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो तमाम काम जो लंबे समय से थे सभी वर्गों के लिए, उनको किया जाएगा। हर वर्ग का कल्याण होगा, किसी भी वर्ग को विकास की धारा से अछूता नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अमिल शमशी जी, महेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। मैं आपसे इस पर प्रश्न करूं, उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, भरत भूषण जी रुड़की से। भरत भूषण जी, अपनी राय रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है। आप हम लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और अगर इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़, भारत की धड़कन, विशिष्ट आदिवासी नृत्य रूपों के भव्य महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित करता है। स्वागत है आपका तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित यह महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो आइए, अद्भुत, अविश्वसनीय और अनछुआ तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 1 से 3 नवंबर रायपुर। तो आइए हम सब मिलकर इस बार के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भी यादगार बनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं असंगठित मजदूरों की। केंद्रीय कर्मचारियों को तो 38% भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू भी हो जाएगा। जुलाई से ही केंद्रीय कर्मचारियों को 38% डीए का फायदा मिलेगा। लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं उनके बारे में कौन बात करेगा, उनका भला कैसे होगा? 366 रुपए क्या किसी का भला कर सकते हैं? हम इसी पर बातचीत करें। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, भरत भूषण रुड़की से। अपनी राय रख सकते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विनोद, अपनी राय रख सकते हैं आप? हाँ, हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार।
मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग उत्तराखंड से बोल रहे हैं, अपने राज्य की बात कर रहे हैं। जो हम गरीब आदमी जो दिन भर में लेबरी करके 150 रुपया नहीं करते, हम लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज कहाँ से डालेंगे 150 रुपया, जिसकी 150 रुपया दिन की कमाई नहीं है, तो वो रिचार्ज कैसे डालेगा? नहीं तो हमारा इनकमिंग जो कॉलिंग आता है वो भी बंद हो जाता है, हमारे मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। पहले अभी ये सरकार ने मोबाइल भी हमारे लिए बंद करवा दिए बात करने के लिए। हर महीने का 150 रुपया, हर महीने का 150 रुपया जेब में नहीं, कहाँ से डालेगा? 150 रुपया नहीं रहेगा तो रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज नहीं डालते तो मोबाइल इनकमिंग कॉलिंग तो बंद हो जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी विनोद जी, कितना मासिक आय आप कमा लेते हैं? कितना आपको मासिक आय मिलता है? कुछ नहीं कमाते, हम घर में बैठे रहते हैं। आप बोलिए, आप जॉब नहीं तभी बोल रहा हूँ आपको। जॉब हम कमा लेते तो आपको बोलता क्या 150 रुपया नहीं है? 150 रुपया नहीं है तो मोबाइल बंद हो जाता है महीने में, जब रिचार्ज नहीं डाले तो 2-3 दिन के बाद कॉलिंग आना भी बंद हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और हाँ, पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता मिलेगा, कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी की बात है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो भी हमें कॉल कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं वो भी हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे कि जो इनको किस तरीके से किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं, और कहा जा रहा है कि असंगठित मजदूरों के लिए कितना कुछ कर रही है सरकार। क्या कर रही है कि एक मोबाइल रिचार्ज तक कराने के पैसे नहीं है मजदूरों के पास। 366 रुपए में किसी का क्या ही भला होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि असंगठित मजदूरों को इसका फायदा मिल रहा है। असंगठित मजदूरों के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ मिल रहा है। 5 लाख के बीमे का जिक्र किया जा रहा था अभी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जरूर है, पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत बढ़ा दी गई। 7 पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी महंगाई राहत बढ़ने का फायदा मिलेगा। केंद्रीय पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में हुए इजाफे में जितना फायदा मिलता है उनके लिए भी महंगाई राहत में 4% का इजाफा हुआ है। पेंशनर्स को 38% की दर से पेंशन मिलेगी, और अगर किसी की पेंशन 20,000 रुपए है तो 4% के हिसाब से उसे महीने के हिसाब से 800 रुपए बढ़ जाएंगे। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन हमने आपको बताया कि महंगाई भत्ता जो है वो 4% बढ़ना है तो इसे मूल सैलरी पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो 4% के हिसाब से महीने में उसे 800 रुपए दिए जाएंगे। 9 महीने में ये दूसरी बार है जब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। इस साल अभी तक 7% की वृद्धि महंगाई भत्ते में हुई है। साल 2021 के अंत में जो महंगाई भत्ता 31% था वो बढ़कर 38% हो गया है। रेलवे का जहां एक तरफ निजीकरण हो रहा है, वहीं कैबिनेट ने बोनस देने की घोषणा कर उन्हें भी खुश करने की कोशिश की है। अब राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार है, लेकिन असंगठित क्षेत्र मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अभी भी 366 रुपए प्रतिदिन होना प्रस्तावित है। महंगाई चौतरफा मार कर रही है और मजदूरों के लिए ये जो मजदूरी प्रस्तावित है वो डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं है। सरकार इन पर भी ध्यान दे, और वो लोग जो मजदूरी की राजनीति करते हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। जहां एक और विपक्ष कहता है कि ये सरकार कॉर्पोरेट की समर्थक है और आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि अग्निवीर के फॉर्मेट पर ही अन्य सरकारी कर्मचारियों की नौकरी हो जाए, लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया जा रहा है। भारतीय मजदूर संगठन के दत्तोपंत ठेंगड़ी हमेशा मजदूरों की मजदूरी की लड़ाई लड़ते रहे और चले गए, लेकिन इतिहास गवाह रहा कि जब जब उनकी पार्टी आई है सत्ता में असंगठित मजदूरों का भला नहीं हुआ है। और लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए महेंद्र यादव जी, नॉर्थ रेलवे मेंस यूनियन शाखा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको भी बोनस देकर खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो अनम्यूट करें खुद को महेंद्र जी। महेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट करें खुद को। हेलो जी जी जी, मेरी आवाज मिल रही है मैम? जी 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 जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैम, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि डीए पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, डीए जो है कि साल में 2 बार कर्मचारियों को दिया गया है जी। तो मैं आपको मैम ये बताना चाहता हूँ कि साल में 2 बार जो डीए नियमित रूप से दिया जाता है सभी कर्मचारियों को,
जी। तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि साल में 2 बार कर्मचारियों को नियमित रूप से डीए दिया जा रहा है। चूंकि डीए एक प्रक्रिया है जो साल में कर्मचारियों को 2 बार दिया जाता है, और 1968 की मैं बताना चाहूंगा थोड़ा शुरुआत से जी। 1968 के पहले जो है वो डीए जो है रेगुलराइज नहीं होता था। तो उस टाइम पे 1968 पे कर्मचारियों संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया, जिसमें रेलवे ने भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। एक दिन की टोकन हड़ताल करी थी। उसके बाद से ही जो है कर्मचारियों को नियमित रूप से जो डीए मिलना शुरू हुआ। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये डीए जो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कर्मचारियों को तोहफा, और जो तोहफा है वो तो हमको मिला ही है 4% का जो हमें मिलता है। पर मैं सबसे मुख्य बात जो इस कार्यक्रम में मुझे लगा है बोलना चाहिए, कोविड के टाइम पे जब कोविड चल रहा था, पूरा देश थम गया था, और रेलवे के कर्मचारियों ने हेलो जी आप कंटिन्यू करिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। मैं कुछ मुझे बोलना है। अशोक सिंह बोल रहा हूँ मैं। अशोक जी मैं आपका रुख करूंगी अभी। महेश जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। कोई बात नहीं, कर लीजिए। मैं सबसे हाजिरी लगा दूं आप जब इच्छा बताइए। क्योंकि मैं रेलवे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैम सबसे खास बात जो ये है कि रेलवे जब पूरा देश थम गया था जी, उस टाइम भी रेलवे के लोग जो है अपनी एसेंशियल सर्विस को दे रहे थे। एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज, पैसेंजर्स धुलाई सब लोगों ने किया। इस बीच में हमारे 3000 भारतीय कर्मचारी जो है कोविड में शहीद भी हुए। उस बीच का जो 18 महीने का डीए था, गवर्नमेंट ने अभी तक 18 महीने के एरियर का भुगतान नहीं किया। करंट तो दिया, वो उसके लिए तारीफ है कि गवर्नमेंट ने वो करंट चालू किया, पर जो हमारा 18 महीने का डीए है उसे आज तक देने का काम नहीं किया गया। तो हम लोग लगातार मैम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो डीए पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एक रेगुलराइज प्रक्रिया है, और हर कर्मचारी को, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनको जो है डीए दिया जा रहा है। और दूसरी बात मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो इसमें जो डीए से पेंशन के लोगों को भी फायदा होगा। जो हमारे पेंशन के लोग हैं उनको भी डीए का भुगतान नहीं किया गया 18 महीने का। जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी हैं वो किस तरीके अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो मैम मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा, और हमारे साथी लोग भी बैठे हुए हैं जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा सकें। जो हमारे 18 महीने का डीए लंबित है उसका एरियर दिलाने की हम लोगों को जो है एरियर नहीं दिया, उसके लिए प्रयास करें। ठीक है, अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इंटक के। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका भी। क्या बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? अशोक जी हम बात कर रहे हैं जो डीए बढ़ाया गया है 38% डीए जो है वो अब तक 9 महीने में अभी हाल ही में जो बढ़ा उसको मिलाकर 38% हो चुका है। अब आप मुझे बताइए कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो भत्ता है उसे बढ़ा दिया गया है, राज्य कर्मचारियों पर दबाव, राज्यों पर दबाव पड़ेगा तो राज्य कर्मचारियों का भी यहाँ पर भत्ता बढ़ा दिया जाएगा। ये जो असंगठित कर्मचारी हैं इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा फेडरेशन जी। देखिए ऐसा है, ये कर्मचारियों का केंद्रीय हो चाहे राज्य हो, जो भी कर्मचारी हैं, डीए ये उनका अधिकार है, कोई तोहफा नहीं है। बिल्कुल, उनको समय से मिलना चाहिए जी। समय से नहीं मिलता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है ना जी। तो एक तो समय से मिलना चाहिए, अगर समय से नहीं देते हैं तो उसका एरियर मिलना चाहिए, तो तोहफा नहीं है, ये कर्मचारियों का अधिकार है। दूसरा से आप कहेंगे प्रेशर होगा तो मिलेगा राज्य में, प्रेशर की क्या जरूरत है? अरे प्रेशर, व्हाई प्रेशर? इट इज ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव द डीए ऑन द प्राइस, बेस्ड ऑन द प्राइस इंडेक्स। अच्छा, प्राइस इंडेक्स जो है 4% आपने बढ़ाया है, प्राइस ये 4% जो बढ़ाया इंडेक्स, ये आपका गवर्नमेंट का इंडेक्स है ना, मार्केट का इंडेक्स तो है नहीं। मार्केट में जो पता नहीं कितना प्राइस बढ़ गया है, 50%, 100%। So it is we can't compare with the price index, because price index is based not on the real terms, it's not on the market value जी। आपके हिसाब से आपकी लिस्ट प्राइस कितना है, आपने 4% है, 3% कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। नंबर 2, फेडरेशन चाहे रेलवे हो चाहे डिफेंस हो, जितनी फेडरेशन हो वहां पे ये बढ़ना चाहिए। एवरीबडी इज अफेक्टेड, हु इज सर्विंग द नेशन, हु इज सर्विंग द पीपल, हु इज सर्विंग द इंडस्ट्री, they are suffering from the price, और ये जो बढ़ा है सबको मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है अशोक जी, देखिए लेकिन मैं फेडरेशन की बात फिलहाल नहीं कर रही थी, मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ जैसे कि
जो असंगठित मजदूर होते हैं, यानी कि वो मजदूर जो डेली कमाते खाते हैं, जो डेली डेली कमा कर अपना गुजारा करते हैं, 366 रुपए उनकी न्यूनतम उनको पैसा मिलता है। अब आप बताइए कि 366 रुपए में उनका क्या भला होता होगा। 216 मनरेगा वर्कर्स की मजदूरी रोजाना एक दिन की 216 रुपए है जी, और 365 दिन में उनको केवल 100 दिन का काम मिलता है, प्लस मिड डे वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी हैं वो बेचारी बीएड एमएड करके वहां पे खाना बना रही हैं, उनको 6-6 महीने 7 साल भर से तनख्वाह नहीं मिलती है। दे सिट ऑन द जंतर मंतर हियर। तो इसमें बहुत सी वो है। अर्नाइज सेक्टर देखिए पूरे देश में 80 करोड़ लोग हैं काम करते हुए, जिसमें 45.5% एग्रीकल्चर लेबर है, 55.5% अर्नाइज सेक्टर में है, only 5% they are in the organized sectors. Then as a government, हमें as a employer, it's our duty to make such policy that it should take care of everybody. कोई भूखा न मरे, उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उसके चेहरे पे खुशी, पसीना बहा रहा है जी, और पसीना बहाते हुए घर जाए, घर में फिर देखे फिर पसीना, तो फिर न उस बच्चों को, आप जानती कोविड में क्या हुआ गांव में, कोविड में पैरासीटामोल नहीं थी, बहुत से लोग मर गए, सड़क पे मर गए लोग, नोबडी इज केयरिंग। देन बहुत सारी समस्या है मैडम। ये जब तक आप लोगों की वॉइस जो है ना, टीवी चैनल्स की वॉइस, जर्नलिस्टों की वॉइस, वर्किंग क्लास की वॉइस से नहीं मिलेगी, समस्याओं से मिलकर ऊपर नहीं उठेगी, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी आपका हम रुख करेंगे यहाँ पर, और अमिल शमसी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमिल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए अभी आपने यहाँ पर सुन रहे हैं कि कॉलर्स जो फोन कर रहे हैं उनको क्या समस्या है, ये आपने सुना कि अभी एक व्यक्ति ने फोन किया, उसने सीधे सीधे कहा कि 150 रुपए की मजदूरी जो है वो 150 रुपए उनको कुछ मजदूरी मिलती है और वो भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपना फोन तक रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि ये हाल है असंगठित जो मजदूर है उनका। तो आप ये बताइए ऐसे कितने लोग होंगे जो इसकी वजह से कितना परेशान होते हैं, उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, कितनी तरीके की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। देखिए सरकार लगातार इस मुद्दों पर काम कर रही है। सरकार लगातार उनके हित के लिए उन जो हमारे असंगठित जिनकी लोगों की आप बात कर रही हैं, जो लेबर क्लास है, उनके हित के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके जो है वो भलाई के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। वो तमाम योजनाएं जो सरकार उन लोगों के लिए बनाती है। देखिए आज बहुत बड़ी बात ये भी है, एक बहुत बड़ी जो एक पॉजिटिव पॉइंट उन तमाम गरीब मजदूरों के लिए ये है कि जो सरकार योजनाएं उनको देती है, जो सरकार उनको लाभ देती है, चाहे उनको जो है वो जो भी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना होता है वो सरकार से लेकर के लेबर तक डायरेक्ट पहुंचता है। आपको याद होगा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का एक बयान था जिसमें कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता है, 85 पैसे 75 पैसे का भ्रष्टाचार हो जाता है। आज वो बीमारी बीच से हट चुकी है। जो योजनाएं उनके लिए बनती हैं वो योजना बिल्कुल पूरे 100% मजदूरों तक पहुंचती हैं। और भी उनके लिए बहुत सारे काम किए जाने हैं, बहुत सारे उनके सशक्तिकरण के बहुत सारे काम होने हैं, उनकी भलाई के भी बहुत सारे काम होने हैं, किए जाने हैं। सरकार लगातार उन पे काम कर रही है और करेगी। देखिए हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो गरीब भाई हैं, जो हमारे देश की गरीब जनता है, उसमें भी यह विश्वास जाग चुका है कि वो सरकार अब देश में आ चुकी है जो उनके हित के लिए काम करने को तैयार है। वो सरकार नहीं आएगी, अब वो सरकार दोबारा नहीं आएगी देश में कि जो महलों में बैठ करके और गरीबों की बात करते थे। आज वो सरकार है कि जो गरीबों के साथ जमीन पर खड़ी रहती है। अभी हमारे भाई साहब कोविड की बात कर रहे थे, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि कोविड में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि यदि कोई और सरकार होती तो हमारे देश की स्थिति बद से बदतर हो सकती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके बेहतरीन उनके जो है मार्गदर्शन से सरकार ने बेहतरीन काम कोविड में किया। और हमारा देश जो जहां पर पूरी दुनिया कोविड में आर्थिक परिस्थितियों को झेल रही थी, वहीं हमारे देश ने जो है वो अपनी कमर को संभाला। वो देश कि जिसमें कई बड़े छोटे छोटे मुल्क मिला दिए जाए तब भी उसकी आबादी जो है भारत के बराबर नहीं हो सकती। इतनी बड़ी आबादी का जो है वो की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बेहतरीन कदम उठाए, बेहतरीन योजनाएं दी। और भी बहुत काम होने हैं। ये सरकार वो सरकार है कि जो गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए काम करने, उनके हितों के लिए खड़ी सरकार है और सदा उनके लिए खड़ी रहेगी। अभी बहुत काम हुए हैं, बहुत काम होने बाकी हैं और तमाम काम होंगे।
ठीक है अमीर जी, जैसे कि मुझे सूचना है कि आप हैं तो आप इस डिबेट का हिस्सा आगे नहीं रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि लगातार हम बात कर रहे हैं उन असंगठित मजदूरों की जो लगातार काम करते हैं और उनको वो वेतन नहीं मिल पाता है। हमारे साथ भुवन पाठक जी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से फोन लाइन पे। भुवन पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैडम, मेरा एक ही है अपने राज्य से ये सवाल है कि हम गरीब आदमी को जो हमारा पैसा हर महीने में हमको 155 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता है मोबाइल में, नहीं करवाए तो हमारे पास हमारा मोबाइल जो कॉलिंग है वो भी आना बंद है। हमारा पैसा तो सब अंबानी के जेब में जा रहा है मैडम। आप भी समझे, जो गरीब आदमी जो दिन भर में घर में रहता है, लेबरी भी नहीं करता, वो बेचारा 150 रुपया कहाँ से डालेगा मोबाइल में पैसा? नहीं डालता तो मोबाइल ही बंद हो जाता। आप बताइए इसकी क्या समस्या हो सकती है? बिल्कुल, इसीलिए हम ये मुद्दा भी उठा रहे हैं भुवन जी की जो मजदूर हैं, जिनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है, उनको इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो लगातार काम जो है वो यहाँ पर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। भुवन पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये भी यही बात कह रहे हैं कि हमको मजदूरी मिलती ही नहीं है। कांग्रेस हमेशा इसके विरोध में रही है और मैं अशोक जी आपका रुख करना चाहूंगी कि कांग्रेस हमेशा इसके विरोध में रही है और हमेशा आवाज उठाती रही है मजदूरों के हितों के लिए। फिलहाल अब ये जो पेंशन दी जा रही है इसका स्वागत आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही, कोई उपहार नहीं दे रही, इनको करना चाहिए और जो लंबित पड़े उन्हें वो भी करना चाहिए। ऐसे में आप इंटर क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर? कुछ सरकार की, मैं सरकार का विरोध नहीं, देखिए पक्ष लेना, मैं पिछली गवर्नमेंट के एग्जाम्पल देना, पिछली गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए गलत किया तो हम भी गलत करें। Why we give me the example of the last government, previous government, if they are doing something wrong, it's happened, they are not in the power now. तो गलत जो करे उसका एग्जाम्पल क्यों देना? गलत किया तो भुगत रहे हैं, तो अपने को सुधारेंगे। तो इसलिए हम ऐसी चीजों का एग्जाम्पल क्यों दें? हमको सही एग्जाम्पल देना चाहिए। हमें क्या करना है? मोदी साहब ने कहा था मैं जब आऊंगा तो हर घर में 15 लाख पहुंच जाएगा, 2 करोड़ लोगों को मजदूरी मिल जाएगी। तो वी हैव ए ट्रस्ट ऑन द मिस्टर मोदी साहब। ऐसा नहीं है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन घर में 15 लाख पहुंचे ही नहीं, 2 करोड़ मजदूरी देगा, 12 करोड़ लोगों की मजदूरी चली गई। पार्लियामेंट में ये बयान आ गया कि नोबडी, कोविड में कोई मरा ही नहीं, जबकि कोविड में सड़क पे लोग पड़ते हुए देखे गए। तो क्या कहा जाए? ताज को आज क्या है? जो सत्य है वो सत्य है, सत्य नहीं निकलता है डर की वजह से। डर जो है जिस दिन भाग जाएगा उस दिन सत्य आगे आ जाएगा और सत्य सबके चेहरे पे मुस्कान बिखेर देगा। बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है अशोक जी, वापस बताइए। जी अशोक जी, मैं वापस आपका रुख करूंगी क्योंकि हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। राम नरेश जी है लखनऊ से। राम नरेश जी, आप अपनी बात को रख सकते हैं यहाँ पर। राम नरेश जी अपनी बात रख सकते हैं आप। क्यों किसी का एग्जाम्पल दे? गलत किया तो भोग रहे हैं। राम नरेश जी अपनी बात रख सकते हैं आप। लगता है राम नरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। भूपेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भाजपा प्रदेश संयोजक श्रम प्रकोष्ठ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी भूपेश जी, देखिए इसको चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, लोकसभा का भी चुनाव है, 11 अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो इसे एक ईंट जोड़कर एक बुनियाद यहाँ पर रखी जा रही है, मजबूत की जा रही है। किस तरीके से आप एंड में ये सारी चीजें करो जिसकी वजह से लोग खुश होंगे तो उनको वोट देंगे, कहीं ना कहीं वोट बैंक मजबूत करने की बात कही जा रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार को देना जिम्मेदारी है उनकी। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता ही है और वो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जब महंगाई भत्ता की घोषणा हो जाती है उसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता की घोषणा की जाती है, राज्य सरकारें करती हैं। पेंशनर्स के लिए भी वही व्यवस्था लागू है। पेंशनर केंद्रीय पेंशनर्स जो है उनको भी महंगाई भत्ता मिलता है और राज्य के कर्मचारियों को भी, राज्य के पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये हमारा समझौता सरकार से है। केंद्र सरकार के बराबर जो महंगाई भत्ता होगा वही राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, ये हमारा समझौता भी है। तो इस पर कोई नई चीज नहीं है। ये निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ये घोषित किया गया है और वो प्रक्रिया बराबर चली आ रही है। 1986 से उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं उनको 1986 के समझौते के अनुसार केंद्र के कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता दे होता है और वो सरकार घोषणा करती है। मेरा मानना है कि सरकार भी इससे शीघ्र
अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की। हम जहाँ तक असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे थे अभी, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में अभी 7-8 करोड़ 16 लाख ई श्रम कार्ड के पंजीयन किए गए, श्रमिकों के पंजीयन किए गए ई कार्ड के माध्यम से इनको बनाया गया। निःशुल्क पंजीयन है, सरकार इसके लिए कोई पैसा नहीं लेती है और सरकार ने इन श्रमिकों के लिए 5 लाख तक की आयुष्मान योजना की भांति निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी है, सरकार ने दी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है और ऐसा ही कदम सरकार और उठाने जा रही है। मैंने बताया कि जितने भी श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र के, वो भी 15,000 से कम आय किसी भी माध्यम से होती है, वो मजदूर घरों में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, सड़क पर ठेला लगाने वाले लोग हो सकते हैं, जो प्रेस करने वाले लोग हो सकते हैं, घर में जो काम करने वाले बहरी है वो भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है जो किसी भी माध्यम से 15,000 रुपए से कम की आय है जिसकी, उसको ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। वो असंगठित क्षेत्र में के लोग आते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इनके लिए सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है। हमारे जो माननीय श्रम मंत्री हैं केंद्रीय भूपेंद्र यादव जी, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। और जो केंद्र सरकार इस पर अलग से पैसा देती है, राज्य सरकार भी अलग से पैसा देती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो काम अब तक की सरकारों ने नहीं किया है, भाजपा वो करे, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि इन सरकारों ने क्यों नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से जो योजना संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जा रही है, वो योजनाएं कभी इसके पहले लागू नहीं हुई है। बीजेपी की सरकार ने पहली बार ये व्यवस्था लागू की है और पहली बार इसको लाभ मिलने जा रहा है। अभी 500 रुपए देने की व्यवस्था भी सरकार ने की थी, जिस पर अभी फिर से निर्णय होना है। ये बीच में चुनाव आने के कारण घोषणा नहीं हो सकी है। अभी 500 रुपए प्रत्येक श्रमिक जो ई श्रम कार्ड धारक है उनको दी जानी है, सरकार जिस पर सुविधा देगी। और एक गोल्डन श्रमिक कार्ड भी बनाया जा रहा है, जो हमारे श्रमिक पहले से कामगार हैं, जो मजदूर उसमें बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, बिल्डिंगों के लिए काम कर रहे हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं। ठीक है भूपेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ समरजीत जुड़ चुके हैं, मुंबई से दर्शक हैं। समरजीत जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ जी, ये जो सरकार ने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है जी, इसके लिए धन्यवाद है मोदी गवर्नमेंट को। जी जी जी, अपनी बात को रखिए। हाँ, मगर एक कर्मचारियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जनता के खुशखबरी के लिए क्या करते हैं जी। हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, एक तमाशा देखते हैं, काम नहीं ठीक से करते हैं। जितनी हराम की कमाई खा रहे हैं, जनता परेशान है। इनकी खुशखबरी के लिए गवर्नमेंट तो तैयार हो गई, मगर इनका भी दायित्व बनता है कि जनता को खुश करें काम करके जी। दूसरी बात, अभी एक मेरे सज्जन बोल रहे थे कि पहली गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया। जो पहली गवर्नमेंट की है उसको हम लोग भुगत रहे, पूरा भारत भुगत रहा है अभी भी। मगर इनको कहने में थोड़ा तो नहीं लगता सरकार क्या की, कितना पिछली सरकार की है, चाहे 370 हो, 35A हो, या ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस की मेहरबानी है, क्या हम पूरे भारत चल रहा है उसमें। इनको थोड़ा भी अपने किए कर पर कोई संकोच नहीं, कोई बुराई नहीं है। ये बेशर्म हो गए हैं एक दूसरा राजनीति करने के लिए। आज मोदी जी ये चिल्ला रहे हैं जी। इसके पहले सबसे ज्यादा सरकार में थी कांग्रेस, चाहे परिवार नियोजन रहा हो या 3 तलाक रहा हो, कोई भी सारा मतलब लागू क्यों नहीं किया। इनको तो मलाई चाहिए मुसलमानों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यदि इस मुद्दे से जुड़े आपकी कोई भी राय हो तो आप रख सकते हैं। महेंद्र यादव जी, आपका रुख करूंगी मैं। अभी आप अपना दुख बयां कर रहे थे यहाँ पर। अशोक सिंह जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। महेंद्र जी को सुन लेते हैं। महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप कह रहे थे, देखिए रेलवे के कर्मचारी अभी बहुत प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत ज्यादा अभी भी कर रहे हैं, और उनको बोनस देने की बात कही गई है। केंद्र की तरफ से कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि उनको बोनस दिया जाएगा दिवाली पर। ये क्या खुश करने के लिए काफी नहीं है रेलवे कर्मचारियों को? मेरी आवाज मिल रही है मैडम? जी 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 जी। मैडम, अभी जो मीटिंग में यहाँ बात हुई असंगठित मजदूरों को लेके जी, तो सबसे पहले तो मैं आप ये कहना चाहूंगा कि रेलवे में जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है जी, उससे संगठित जो मजदूर है उनके अस्तित्व को खतरा में डाला
खतरे में डाला जा रहा है जी। और जो असंगठित मजदूर हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम असंगठित मजदूर की बात करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं, तो हमें असंगठित मजदूरों को भी संगठित मजदूर की पैनल में लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो संगठित ऑर्गेनाइज लेबर काम कर रही है उनके अस्तित्व को समाप्त करके, जैसे कि आज देख रहे होंगे कि रेलवे में लगातार जो है भर्तियों को लेके जो है कमी चल रही है। बिल्कुल। लगभग 2 लाख पद आज की डेट में भारतीय रेल में खाली पड़े हैं। उसकी जगह पे हम ठेकेदारी प्रथा ला रहे हैं। और ठेकेदारी प्रथा क्या है? असंगठित मजदूर है मैडम, असंगठित मजदूर। अगर आप उसको रेलवे में वो 2 लाख पद भरेंगे तो वो ऑर्गेनाइज लेबर बनेगी। पर हम क्या कर रहे हैं? ठेकेदारों के माध्यम से कम खर्चे में लोगों से काम करा रहे हैं। उनके जो बेनिफिट्स हैं, एक जो मजदूर है वो 8,000 रुपए में रेलवे लाइन में काम कर रहा है। अभी मैं आपको एक हाल ही की एक घटना बताना चाहूंगा कानपुर की। एक टीएमएस में एक असंगठित क्षेत्र का मजदूर ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहा था और वो टीन सेट से गिर के मर गया। उसको किसी भी तरह का क्या कोई लाभ दिया गया? अगर वो रेलवे इंडस्ट्री में काम करने आया था या रेलवे परिसर में काम करने आया था, उसकी जान चली गई, उसकी जान का कोई मूल्य हुआ? अगर वो संगठित मजदूर होता, उसकी आवाज होती, उसके हित, उसके अधिकार उसको मिलते। पर क्या किया जा रहा है? असंगठित क्षेत्र में असंगठित मजदूर को बढ़ावा दिया जा रहा है, संगठित मजदूरों को खत्म किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज लेबर की, तो हमें ऑर्गेनाइज लेबर और खड़ी करनी पड़ेगी, और इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी, हमें और लोगों को लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम निजीकरण के माध्यम से, ठेकेदारी के माध्यम से एक ठेकेदार बन गया, वो 100 लोगों से लेके अपना काम करा रहा है, उनको क्या पैसा मिल रहा है? 8,000। आज स्टेशन पे जो सफाई कर्मचारी लगे हैं, अच्छा काम हो रहा है, 100 लोगों को लगा दिया, उनको 8,000 रुपए आप दे रहे हो। क्या उनको कोई राइट्स मिल रहा है? उनको 9,000 मिल रहा है। 9,000 में वो क्या करेंगे? आप उनको दीजिए। अगर आप उनको वास्तव में उनका भला चाहते हैं तो आप उनको मेडिकल फैसिलिटीज दीजिए, आप उनको क्या कहते हैं, उनको भी कर्मचारियों की तरह सारे हक अधिकार दीजिए। पर नहीं, पर आप जो है असंगठित क्षेत्र मजदूर ही चाहते हैं, जो इस टाइम जो बिल्कुल महेश जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। अशोक सिंह का रुख करना चाहूंगी मैं। अशोक सिंह जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी कि विपक्ष लगातार कहता है कि सरकार जो है वो कॉर्पोरेट के हिसाब से चल रही है, कॉर्पोरेट हो जाएगी कुछ समय। प्राइवेटाइजेशन को लेकर महेश जी का दुख आप यहाँ पर सुन रहे हैं कि जो संगठित है उन्हें भी असंगठित बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कि अभी महेश जी कह रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं है कि अग्निवीर की तर्ज पर ही कुछ दिन बाद हम देखें कि सारी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो अग्निवीर की तर्ज पर हो जाएंगी। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में अगर हम ये देखें तो कोई इसमें किसी को वो नहीं होगा कि अरे ये क्या हो गया। सबको लगेगा अच्छा ठीक है, अग्निवीर में हुआ तो अभी वायुवीर भी हो जाएगा, फिर तमाम चीजें हो जाएंगी। प्लानिंग चली रही है। अशोक जी अनम्यूट करें खुद को। अशोक जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज। जी अशोक जी। हाँ सुनिए, आगे अशोक जी अनम्यूट करें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। आप ठीक है? आ रही है? हाँ जी कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए ऐसा है कि एक तो 65 लाख पोस्टें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में खाली हैं जी, ठीक है ना, उसको भरी नहीं जा रही है। आउटसोर्सिंग मैंने अब करिए आउटसोर्सिंग। चलिए अब मैं कह रहा हूँ सो फॉर द इंटेक इज कंसर्न, हमें एज ए नेशनल वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम वेज पे सेम सैलरी मिलनी चाहिए, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए जी। ये नहीं कि आउटसोर्सिंग के नाम पे आप 10% दे दें, जो काम आप 40,000 में करा रहे हैं वो 4,000 में कराने लगे। व्हाट इज दिस? एक्सप्लॉयटेशन है, नथिंग एल्स। इतना बड़ा देश है और फर्स्ट इनकी पॉलिसी क्या है? फ्रीज द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज बैकबोन ऑफ द कंट्री। अभी कोविड में जो मास्क था, जो हॉस्पिटल था, किसने किया? डिफेंस ने किया, ओएनजीसी ने किया, बीएचईएल ने किया, पब्लिक सेक्टर ने किया। इट इज इन योर हैंड, इट इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। यू शुड नॉट फिनिश इट। जो घर की चीज है उसको अपने हाथ, जो आपके हाथ मजबूत करती है उसको क्यों फिनिश करें? कारगिल में युद्ध हुआ था, तब सामान बाहर मंगाया, कोई सामान नहीं आया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कंट्री, उन्होंने दिन रात मेहनत करके बनाया, सीमा पे पहुंचाया और एक पैसा ओवर टाइम नहीं लिया। दिस द वर्कर्स, समझ नहीं आप? बिल्कुल, काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी लोगों की जी, काम करने की लोगों की इच्छा ही खत्म हो जाएगी अगर इसी तरीके से चलता। काम करने की इच्छा नहीं खत्म होती, इसलिए काम नहीं करेगा बेचारा तो क्या करेगा?
जो मरेगा वो जो मर रहा है घर को क्या करेगा? अभी जो यहाँ से कोविड जो गए हैं ना 50-55 साल के, घर वाले भी नहीं पूछ रहे हैं उनको, बाहर निकलते हैं सड़क पे तो 1-2 दिन का काम मिल गया, उसी में गुजारा कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी जो है जी नहीं पा रहे हैं लोग। अभी मैं गाँव में गया, बताएं आपको, आर्ट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स दे आर प्लेइंग कार्ड्स। हमने कहा क्यों कर रहे हैं? प्रतिपक्ष में गया था, क्या करूं, नौकरी है नहीं, जेब में पैसा है नहीं, समय कटता नहीं, तो ताश नहीं खेलूं तो क्या करूं? तो हमें पूरे देश को बिल्कुल देखना होगा अशोक जी कि क्या कुछ होता है इन असंगठित कर्मचारियों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं असंगठित मजदूरों की, जो कि आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 9 महीने में दूसरी बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया और इस साल अभी तक 7% की वृद्धि महंगाई भत्ते में की गई है। साल 2021 के अंत में जो महंगाई भत्ता 31% था वो बढ़कर 38% हो गया है। रेलवे का जो है एक तरफ निजीकरण हो रहा है, वहीं कैबिनेट ने बोनस देने की घोषणा उन्हें खुश करने की कोशिश की है। लेकिन अभी हमारे साथ चर्चा में जब रेलवे के एक मंत्री मौजूद थे, उनका ये कहना है कि उसकी वजह से अभी भी जो लोग हैं, प्राइवेटाइजेशन चूंकि किया जा रहा है उसको लेकर लोग अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं। भले ही खुश करने की कोशिश की जा रही हो इसके जरिए, लेकिन लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। देखना होगा कि जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। राष्ट्रहित में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। तेजी से घूमता आईना, खबरों की सरपट चाल, स्पीड न्यूज में देश दुनिया का पूरा हाल। दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। नमस्कार।